इसमें ऑलरेडी आईएएस तक इस मैटर में जो हेमंत सोरेन वाला मैटर है, इसमें 2011 बैच के आईएएस है वो उनकी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोबारा फिर इनको जब नोटिस आ रहा थे, लुका छुपी का खेल खेल रहे थे, तब अल्टीमेटली जाके हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया है। हेमंत सोरेन के केस में जो कपिल सिब्बल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत सारी ऐसी भ्रामक बातें हैं जिसका कि यहाँ पर मतलब उसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले कुछ दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं और इसी बीच कई बड़े बड़े नाम जो भारतीय राजनीति की बड़ी हस्तियां हैं वो इस समय सलाखों के पीछे जा रही हैं। अगर हाल ही में देखा जाए तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्योंकि ईडी की जांच चली और उसके बाद उनको पता था गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तार होने से तुरंत पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन जहां एक तरफ हेमंत सोरेन जो है वो हिरासत में है, तो वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल वरिष्ठ जो है यहाँ पर वकील हैं और साथ ही साथ अपोजिशन का एक बड़ा अहम चेहरा भी है। अक्सर देखा गया है कि वो जो है बीजेपी के अगेंस्ट में ही जो कुछ भी चलता है उसके बीजेपी के अगेंस्ट में जो है वो हमेशा से खड़े होते हैं। अब यहाँ पर हेमंत सोरेन पर जो केस चल रहा है उसको लेकर के सीधे तौर पर खुले तौर पर समर्थन करते हुए कपिल सिब्बल सामने आ चुके हैं और साथ ही साथ जो है वो ईडी की तरफ से जो जांच चल रही है इस पर भी कई सारी बातें उन्होंने कही, फैब्रिकेटेड सब केस है, तमाम चीज़ें कही। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और पीयूष पुष्कर के बारे में आपको बता दें तो बिहार से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इस समय कई सारे केस जो है वो वहाँ पर लड़ रहे हैं। और झारखंड जो है वो पहले बिहार का ही हिस्सा था, उसके बाद जो है अलग हुए, बिहार जो है वो अलग हुआ, झारखंड जो है वो नया राज्य बना। तो पीयूष पुष्कर से बात करते हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले कपिल सिब्बल? ये तो पता था जब हेमंत सोरेन का ये पूरा केस हुआ कि कपिल सिब्बल आकर जो है केस लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबसे पहले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, हाई कोर्ट की तरफ भेजा। पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे आप, कपिल सिब्बल जो तमाम चीजें आकर के क्लेम कर? धन्यवाद अर्जुन जी। दरअसल ये विषय गंभीर है क्योंकि इसमें ये ना सिर्फ ये एक स्टैंड एलोन एक विषय रह गया है जो सिर्फ हेमंत सोरेन को लेकर है, बल्कि ये एक वृहत विषय है जिसके बारे में मुझे लगता है कि एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इस देश के कुछ वकील जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी संपत्ति मानते थे और उनको लगता था कि उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का संचालन होना चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था का संचालन होना चाहिए, अब जब उनके हिसाब से कुछ चीज़ें ना होकर और न्यायपूर्ण तरीके से हो रही है तो उनको अब आपत्ति होने लगी है। हेमंत सोरेन के केस में जो कपिल सिब्बल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत सारी ऐसी भ्रामक बातें हैं जिसका कि यहाँ पर मतलब उसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जनता के बीच में ना सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करेगा बल्कि एक ऐसा मैसेज देने की वो कोशिश की गई है जिसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने अपने अपने लिए जो नियम बनाए हैं, जो उसका एक कन्वेंशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट तोड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसका जो इंडिकेशन है वो वर्तमान सरकार की तरफ है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया है कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही है। अब मैं उनके एक एक बातों को, एक एक जो उन्होंने पॉइंट्स जो उठाए हैं उसको मैं आपको बहुत कम शब्दों में उसको काउंटर कर देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले बोला है कि जो आर्टिकल 32 का पिटीशन है वो हेमंत सोरेन का एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए कि सामान्य जनमानस जो है, जो इस देश का सिटीजन है, वो कब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे डायरेक्टली और कब डायरेक्टली अप्रोच ना करे, क्योंकि उनका ये कहना है कि आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, स्वाभाविक रूप से वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है और हर व्यक्ति को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दी गई एक व्यवस्था है कि आर्टिकल 32 में हेबियाज कॉर्पस पिटीशन जो होता है, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, उस पिटीशन के अलावा बाकी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवीन करने से बचती है, नहीं करती है डायरेक्टली, क्योंकि अदरवाइज एक फ्लड गेट्स ओपन हो जाएगा, लोग लगातार पूरे देश के लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने लगेंगे, व्यवस्था चरमरा जाएगी। हेमंत सोरेन के केस में पहले ये हाईकोर्ट अप्रोच इन्होंने किया है। हाईकोर्ट में इन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट की है और हाईकोर्ट ने जस्ट नेक्स्ट डे की हियरिंग की डेट दी है। इन्होंने पूरे प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करते हुए और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हाईकोर्ट तो गलत ही करेगी
या हाईकोर्ट के, हो सकता है कि हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा इनके नज़र में नहीं है, सम्मान नहीं है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हेमंत सोरेन कुछ बड़े वकील जो सुप्रीम कोर्ट में सभी कपिल सिब्बल टाइप के हैं, उनको वो अप्रोच कर सकते हैं और ये सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये बोलते हैं कि हम हाई कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है गवर्नमेंट वकील की तरफ से कि ऑलरेडी इनका हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और हाई कोर्ट में इन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट लगाई, अर्जेंट हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट लगाई कि अर्जेंट हियरिंग हो जाए, और हाई कोर्ट इनको जस्ट नेक्स्ट डे का डेट दिया है। तो मतलब एक भी दिन ये प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और ये सीधे सुप्रीम कोर्ट आए। फिर सुप्रीम कोर्ट में 3 जज की बेंच बन गई। बेंच ने इनको सुनने के बाद कहा कि भाई, क्योंकि किसी भी, ये बोल रहे हैं कि पहले मैटर के मेरिट पे आप सुन लेते तभी आप हमें बोलते कि आप हाईकोर्ट चले जाइए। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे केसेस की भी इन्होंने नाम लिया है। अब मैं उस केसेस का ही मैं कुछ रेफरेंस आपको दे देता हूँ। सबसे पहले कि ये तर्क कि पूरा मैटर सुनने के बाद हमें हाईकोर्ट बोलती कि आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलती कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, मुझे लग रहा है कि बहुत ही हास्यास्पद है ये। क्योंकि इनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले 3 घंटा इनका पूरा आर्ग्यूमेंट सुन लेती और उसके बाद फिर दोबारा इनको उसी मैटर को सेम ग्राउंड पे एसेल करने के लिए हाईकोर्ट बोलती। अगर सुप्रीम, मतलब जब पूरा मैटर जब सुन लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे डिसाइड कर देगी मैटर, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों आपको बोलेगी हाईकोर्ट जाने के लिए। और यही चीज हुआ था जो इन्होंने जिस जजमेंट का नाम भी लिया है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद में भी एक पूरी व्यवस्था में एक अंतर पैदा किया है कि मतलब किस केस में किस तरह का की स्थिति सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। अब जैसे अर्नब गोस्वामी का केस का इन्होंने जिक्र किया है। अर्नब गोस्वामी केस में जो उसका बेल का मैटर था, उसमें पहले बॉम्बे हाईकोर्ट उन्होंने अप्रोच किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद जो सुसाइड का केस था कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया, इन पे एबेटमेंट का चार्ज लगा था, तो उस केस में 2 साल के बाद अचानक इनकी गिरफ्तारी हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बेल के लिए लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल उनको दिया, बाद में उसको कंफर्म वो हुआ। जो दूसरा मैटर था, जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, जो लिंचिंग हुई थी, उसके बाद एक शो उन्होंने किया था। उस शो के बाद उन पूरे देश में उन पे 10-12 एफआईआर लाद दिए गए अलग अलग राज्यों में। अब वो कितनी हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो इस तरह की जब स्थिति बनती है तब क्या होता है कि तब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि क्लबिंग ऑफ द एफआईआर कभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर फर्स्ट एफआईआर कहीं रजिस्टर होता है तो बाकी सारे एफआईआर भी वहीं पर आ जाएंगे। आपको एफआईआर क्वेश करना है नहीं करना है वो आपका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी जो हो, अब किस किस कोर्ट में वो व्यक्ति जाता रहेगा। तो आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए, और एक सेम कॉज ऑफ एक्शन है, उसके लिए अलग अलग कोर्ट में आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसी कारण से वहां पर अर्नब गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली लेकर उसको फिर क्लब किया हुआ था। दूसरा इन्होंने बोला है अमीश देवगन। अमीश देवगन का एग्जैक्टली यही केस है जो ये बोल रहे हैं कि मुझे हमें पूरा सुन लेता और फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज देती। अमीश देवगन के केस में यही कोर्ट ने बोला, पहले 32 एक्सेप्ट होने के बाद वहां पर जब मतलब 32 के बेसिस पे मेंटेबिलिटी पे जब आर्ग्यूमेंट चल रहा था, पूरे सुनवाई फिर कोर्ट ने बोला कि अब हम दोबारा आपको वहां नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर दोबारा भेजेंगे तो फिर हाईकोर्ट का भी समय जाएगा, इसलिए वो मैटर को डिसाइड कर दे रहे हैं। मतलब और सुनने के बाद वो हाईकोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिसाइड ही कर दिया था। अर्नब गोस्वामी का जजमेंट में डिटेल में ये लिखा कोर्ट ने कि वैसे जब आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी रहे तो आपको हाईकोर्ट को ही अप्रोच करना पड़ेगा, बहुत क्लियर है। तो इसीलिए हम नॉर्मल केस में हम किसी भी इस तरह के पिटिशनर को हम यहाँ नहीं अलाउ करेंगे कि आप यहाँ पर आके आर्ग्यू कीजिए मैटर। तो नॉर्मल केस में एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नहीं अप्रोच करते, पहले हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं। हाई कोर्ट के पास भी पावर है, हाई कोर्ट आपके एफआईआर को क्वेश कर सकती है। और जो ये केस है इसमें सिर्फ झारखंड का मैटर है। उन्होंने दूसरा बिल्किस का केस का एग्जाम्पल लिया है, तो बिल्किस का भी क्यों उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि उसमें एक गुजरात का इशू है और महाराष्ट्र का इशू है। क्योंकि जो पनिशमेंट मिला, क्राइम कमिट किया गया था गुजरात में, जो पनिशमेंट जो मिला हुआ था वो बॉम्बे में मिला हुआ था। तो इसीलिए वहाँ पर पूरा इशू ये था कि जुरिस्डिक्शन गुजरात गवर्नमेंट के पास है या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है जो रेमिशन का है। तो इसलिए वो मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आया हुआ था। इन्होंने तीसरा जो नाम लिया वो मुख्तार अंसारी केस का लिया है। क्या इशू था मुख्तार अंसारी का? 2 स्टेट वहाँ भी इन्वॉल्व था। जब 2 स्टेट का होता है तो फिर हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है, 1 स्टेट तक का है। आप फिर एक हाईकोर्ट को नहीं बोलेंगे कि आप दूसरे स्टेट को इस तरह नोटिस इशू कीजिए और वहाँ का मैटर यहाँ डिसाइड कर दीजिए। तो तब सुप्रीम कोर्ट फिर आते हैं, क्योंकि 2-3 स्टेट का जब मैटर इन्वॉल्व होता है तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या था कि मुख्तार अंसारी जो लगभग 20 मैटर में यहाँ पर अपराधी है, वो व्यक्ति पंजाब में जाके छुप के बैठ गया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक वहाँ पर कोई एक फिल्मसी ग्राउंड पे कोई एक एफआईआर रजिस्टर करवा लिया, वहाँ के कोर्ट से समन ही आ गया और वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है। आप सोचिए कि वहाँ पर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट अपियर होकर सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्ट कर रही है।
तो उस केस में निश्चित रूप से 32 ही वो करना पड़ेगा, मतलब उस केस में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली ही सुनना पड़ेगा। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके केस में ऑर्डर पास किया हुआ था कि नहीं भाई, आप यूपी गवर्नमेंट को, मतलब यूपी उसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारे ट्रायल 26 समन इशू हुए थे, वारंट इशू हुए थे मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट में, नहीं अपीयर हो रहा था, पंजाब गवर्नमेंट इंस्टॉल कर रही थी। फिर अमित आपको बताया ही, और क्यों इनके पार्टी, ये जिस पार्टी में पहले थे, पवन खेरा ऐसे ही एयरपोर्ट से अरेस्ट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इंटरफेयर किया था। लेकिन जहां पर इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई अरेस्ट हुआ, इसमें ऑलरेडी आईएएस तक इस मैटर में, जो हेमंत सोरेन वाला मैटर है, इसमें 2011 बैच के आईएएस है, वो उनकी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरी जांच करने के बाद तब जाके ईडी ने, अंत में ईडी ने हेमंत सोरेन से एक बार पहले भी पूछताछ की थी। दोबारा फिर इनको जब नोटिस आ रहा था, लुका छुपी का खेल खेल रहे थे, तब अल्टीमेटली जाके हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया है। तो ये कह देना कि पूरी न्याय व्यवस्था गड़बड़ है क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं अब डिसीजंस आ रहे हैं, क्योंकि अब हम हाईजैक नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी सीनियर हैं, उम्र के हिसाब से भी बहुत सीनियर हैं, तो शायद अब इस पड़ाव पर आकर जिस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना फ़ायदा लिया है, या जो जिन्होंने उनको पूरा नाम दिया है, जो आज जिन नाम से उनको लोग जानते हैं, जो उनको उपलब्धि या प्रतिष्ठा मिला हुआ है, वो उस इंस्टीट्यूशन के कारण है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ के लिए कभी भी किसी पूरे इंस्टीट्यूशन को पे इस तरह सवाल खड़े करके और इस तरह उनके गरिमा को गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जघन्य अपराध की तरह है। इसको मुझे लगता है क्योंकि समाज के लिए भी हम रहेंगे, आप रहेंगे, कल हम यहाँ से सब चले जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन रहेगा, ये देश रहेगा, इसलिए मुझे लगता है उसकी गरिमा बचाने का सभी को उस दिशा में कार्य करना चाहिए। एक आखिरी छोटा सा संक्षिप्त में कमेंट लेना चाहूंगा। जैसे इंस्टीट्यूशन की आपने बात की, तो ईडी जांच एजेंसी, उसको लेकर भी जो कहा है कपिल सिब्बल ने कि कोई केस ही नहीं है, सब मनगढ़ंत है, सब फैब्रिकेटेड है, जानबूझ करके ईडी अब जो है वो यहाँ पर इनके खिलाफ सबूत बनाएगी, इस पर क्या कहना है? मतलब कपिल सिब्बल ये जो उन्होंने कहा, ये चीज़ें उन्होंने जो ईडी पर तमाम आरोप लगाए हैं, बहुत, मतलब आपको मैं क्या कहूँ, शायद शब्द ये ज़्यादा हार्श होगा, लेकिन मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रॉपर्टी के लिए हम सब जब भी, चूँकि मैं जब क्रिमिनल मैटर, मैं ज़्यादा क्रिमिनल मैटर से आर्ग्यू करता हूँ, तो जो हम सभी आर्ग्यूमेंट करते हैं खास करके प्रॉपर्टी मैटर्स में बेल को लेकर, तो हम हर समय यही कहते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट, जो एविडेंसेस हैं, वो डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें अब क्या एविडेंस क्रिएट किया जाएगा? जो एविडेंस है, 2009 का केस है ये, 2009 में भाजपा की सरकार नहीं थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी और कपिल सिब्बल उसमें मंत्री थे। आपको शायद याद ना हो, इनके पिताजी, हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन उस समय में मंत्री भी रहा करते थे, कुछ समय मुख्यमंत्री भी रहा करते थे, फिर मुख्यमंत्री बन जाते थे केंद्र सरकार में, फिर कभी मुख्यमंत्री बन जाते थे। तो और यहाँ पर वोट होना था पार्लियामेंट में, तो उन पे बार बार यूपीए की सरकार, जिसमें कपिल सिब्बल मंत्री थे, उनको धमकी दिया करते थे कि अगर लोग यहाँ नहीं अगर वोट कर रहे हैं, यूपीए की सरकार उन पर प्रेशर बनाती थी, तो ईडी और ये केस, ये सब खुल जाएगा। ये स्कैम भी जो है वो 2009 का स्कैम है। उसकी जांच अब इतने दिनों तक सुसुप्ता अवस्था में था, जांच अब स्टार्ट हो गया, तो उसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी हम सभी बोलते हैं ना कि भाई अच्छे, आप पे आरोप है तो कोई बार निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, तो निष्पक्ष जांच हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो निष्पक्ष जांच का सभी को इंतजार करना चाहिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो ठीक है। ये कह लेना कि वो अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए कर लिया, जयललिता भी अरेस्ट हुई थी, मुख्यमंत्री रहते हुए अरेस्ट हुई थी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी वो, उन्होंने फैक्चुअली भी ये गलत बोला है कि इससे पहले कोई चीफ मिनिस्टर कभी अरेस्ट नहीं हुआ है, जयललिता अरेस्ट हुई है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में। तो इसलिए ये सब बातें एक भ्रम फैलाने की स्थिति मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, और हर राजनेता को, राजनीति अपनी जगह है, राष्ट्र देश ये ऊपर है, व्यवस्थाएं ऊपर है, इसलिए उस हिसाब से अपने बयान देने चाहिए। तो ये सुना आपने हमारे साथ एडवोकेट पीयूष पुष्कर को, और इन्होंने तमाम बातें रखी कि किस तरीके से जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, वो कैसे जानबूझ करके केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जो है जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास जो है इस हेमंत सोरेन केस को लेकर के कर रहे हैं।